वेलकम बैक बच्चों, मैं हूं ऋषभ शुक्ला, आपका इकोनॉमिक्स टीचर और स्वागत है आपका नॉलेज हैंग आउट में। तो हम आ चुके हैं अपने थर्ड चैप्टर के पार्ट 1 में। कई बुक्स में इसको यूनिट थर्ड के नाम से लिखा गया है, जो रिफ्रेशर्स आप यूज करेंगे हो सकता है उसमें यूनिट थर्ड और चैप्टर थर्ड के नाम से इसको लिखा गया हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जब लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने कंक्लूजन में बताया था कि बहुत सारी निगेटिविटी के बाद, नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद ये चीज रियलाइज किया गया कि अब एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी या पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है। तो ये उसी का रिजल्ट था 1980s के दौर का, 80 के दशक का ये जो एक मिसमैनेजमेंट था, ये उसका रिजल्ट है आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 पार्ट फर्स्ट। व्हाट वाज द इकोनॉमिक रिफॉर्म? एक्चुअली इकोनॉमिक रिफॉर्म था क्या? क्लियर? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म कुछ खास नहीं था। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, दिस वाज द रिफॉर्म। इन तीनों ही वर्ड को हमें आगे और डेप्थ में पढ़ना है, इसलिए अभी हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बस इतना समझिए मोटे मोटे तौर पे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पर ये तीन चीजें इंडिया में लाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी एनईपी 1991 के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इकोनॉमिक रिफॉर्म नीडेड? अब पिछले चैप्टर से ही इसको लिंक अप करके आगे बढ़ते हैं। तो इन 1991 इंडिया मेट विद द इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेब्ट्स। जो इंडिया ने बाहर के देशों से लोन लिया था उसको चुकाने में अब वो क्या था? अक्षम था, सक्षम नहीं था वो। अब उसके पहुंच से, उसकी रीच से चीजें बाहर जा रही थी। ये एक सबसे बड़ा क्राइसिस था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है बच्चों की, जब आप फॉरेन डेब्ट्स को पे ऑफ करते हैं तो वो इंडियन करेंसी में पे ऑफ नहीं होता है, उसके लिए चाहिए आपको फॉरेन करेंसी। क्लियर? दूसरा पॉइंट था फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डाउनफॉल होगा तो आप अपने एक्सटर्नल डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। द क्राइसिस वाज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। वही था कि मुसीबत कम नहीं हो रही थी और एडिशनल होती चली जा रही थी। एक तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, हम अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहे थे, तो उसके साथ हो क्या रहा था, जो आपके एसेंशियल गुड्स हैं उनके प्राइस क्या हो रहे थे? बढ़ते जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। देश में खाने के लिए कुछ नहीं है और जो आपकी देनदारी है वो भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। गवर्नमेंट वाज अनेबल टू रीपे द लोन। रीपे द लोन का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। अभी तक हम ऊपर बात कर रहे थे एक्सटर्नल डेट्स की, अब हम बात कर रहे हैं लोन की। उस टाइम की सरकार ने क्या किया था बच्चों, इंडिया की पब्लिक से भी लोन लिया, फॉरेन कंट्रीज से भी लोन लिया था 80s में, यानी कि 70s और 80s में ये काम हुआ, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, ना तो वो विदेश के पैसों को पे ऑफ करने में सक्षम थे, ना ही वो इंडियन लोन को पे ऑफ कर पा रहे थे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है इन सारी चीजों को देखते हुए। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की है, मैं उनसे हमेशा एक चीज कहता रहता था कि बेटा कुछ नया खोजो। जो आप पढ़ रहे हो ये सिर्फ एक लिटरेचर है, आप इसमें से जब कुछ नया खोजेंगे तो आपकी जानकारी और फैक्ट्स और ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो मुझको इन चीजों को पढ़ते वक्त एक क्वेश्चन अराइज हुआ जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है आप लोगों के लिए भी। डिड दिस हैपन इन वन नाइट? क्या ये सब एक रात में हो गया था? If not, then why ruling government did not work to stop it? तो रूलिंग पार्टी ने, जो भी उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उसने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए थे? What was the reality? और रियलिटी क्या थी? जब आपको पता है कि इस कारणों से ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये एक रात में सारे काम नहीं हुए थे। हम बात कर रहे हैं 80s की और ये कहानी हुई है 90s में, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ 90s में। तो पूरे 10 साल तक आपने ऑब्जर्व किया सिर्फ डिक्लाइन को, आपने क्या उसके लिए कुछ और नहीं किया? बच्चों ये आपका समझ लीजिए मेरी तरफ से एक होमवर्क है आपके लिए, इसको फाइंड आउट करिए, इसको सर्च आउट करिए गूगल पे।
और जितनी इंफॉर्मेशन हो सके आप नोट इट डाउन करिए। क्लियर? इससे क्या होगा बच्चों, आपकी जो इकोनॉमिक एनालिटिकल पावर है, सिर्फ 12th के लिए मत पढ़िए, सिर्फ कंपटीशन के लिए मत पढ़िए, पढ़िए अपने आप को शार्प करने के लिए, पढ़िए अपने आप को एक एसेट्स बनाने के लिए इस देश की, कि जब भी आपसे डिस्कशन हो तो आप विदाउट फैक्ट्स बात ना करें, आप जो भी बात करें फैक्टफुल हो, रिलायबल हो और एविडेंस के साथ हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सारी चीजों की आप जानकारी अपने पास रखिए। तो अभी तक हमने बात किया था व्हाई इकोनॉमिक रिफॉर्म नीडेड, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। अब बात करते हैं कारण क्या थे जिनकी वजह से ये रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। तो पहला था कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन दी 1980s। 1980s में गवर्नमेंट का जो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, ये सबसे बड़ा पॉइंट था और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। क्लियर? दूसरा था इंस्टेड ऑफ जेनरेटिंग रेवेन्यू इंक्रीज इन बोरोइंग, मतलब आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहा था ना, जब आपको लोन लेने की जरूरत पड़ रही थी तो आपको रेवेन्यू भी जनरेट करना था। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। हुआ क्या, आपने सिर्फ बोरोइंग्स बढ़ाई। लेट्स से अगर आपको जरूरत है पैसों की और आपको इन केस किसी से लोन लेना भी पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें लोन कम लेना पड़े, हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हों। एक तरफ तो हम बात कर रहे थे पिछले चैप्टर में सेल्फ सफिशिएंसी की, सेल्फ सफिशिएंट होने की, हम बात कर रहे थे कि अब हम अमेरिका पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं, और दूसरी तरफ हम कर क्या रहे थे, अपने ही देश की जो लायबिलिटी साइड थी उसको हम इंक्रीज करते चले जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा। उसके बाद नो अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस द प्रोफिलिगेट स्पेंडिंग। बच्चों प्रोफिलिगेट का मतलब होता है फालतू का खर्चा, यानी फिजूल खर्ची। या फिजूल खर्ची तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी कोई भी खर्च नहीं करती है पैसे जहां पर फिजूल खर्ची का नाम दिया जा सके। आप इस तरह से समझिए कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, क्लियर, जिनसे आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। उन चीजों पर आपको पैसा कम खर्च करना चाहिए था, आपको उन चीजों पर पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए था जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता। क्लियर? ताकि आज की जो एक एरा आया उसमें इकोनॉमिक डेब्ट्स इस तरह से ना बढ़ता। No attempt was made to reduce the profligating spending symbolizes that no particular efforts were taken to reduce the expenditure and to promote the generation of receipt or revenue. The very next point is insufficient efforts to balance the export and import. Obviously, the second major point which noticed by the every committee after this was that government never made effort to improve the export. No, they overlooked it. They just believe on importing goods and promoting their own country on behalf of imported goods. This was the you can say a major role play in need of economic reform. The next point is government expenditure continuously exceeded over receipt. Obviously, when you will not look at import export, then definitely your expenditure will exceed and receipt will go down. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं चीजों पर। No country was willing to lend to India in this condition, and in this condition, no country was intended or willing to give loan to us, because उस नाव पे कोई बैठा नहीं चाहता जो डूब रही हो। That's why no country was willing to give loan to us. अब इसके बाद क्या होता है इसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, और क्या वाकई ये इकोनॉमिक रिफॉर्म था 1991 का या ये हमारी मजबूरी थी, ये भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और जानेंगे क्या जो नाम दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म का ये हकीकत है या सिर्फ हमने अपनी कमियों को कवर करने के लिए इसको एक रिफॉर्म का नाम दे दिया।
तो बच्चों देखते रहिए नॉलेज हैंगआउट एंड वी विल बैक ऑन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।